हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर यूनिट नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स की बात की थी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या था? ये वो स्पेस थी अराउंड न्यूक्लियस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% तक होती है। तो अब वो ऑर्बिटल दिखता कैसे है अगर हम लोग उसका शेप ड्रॉ करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, तो वो हम लोग करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास प्लॉटिंग की हुई है वेव फंक्शन psi and r. R is distance from nucleus. Distance from nucleus. ये r है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और ये एटॉमिक वेव फंक्शन। तो जब इनके बीच में प्लॉट किया गया तो आपको क्या मिलता है? आपको एक ऐसा कर्व दिखाई देता है। और हमने पढ़ा था कि जो आपके पास साई है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये 1s के लिए हमने बनाया है। लेकिन अगर मैं साई स्क्वायर करूं तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर वो भी ड्रॉ करता हूँ उसके साथ ही। तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाएंगे विद आर, तो आपकी प्लॉटिंग लाइक इस तरीके से। तो हमारा क्या पता चलता है कि जब डिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, यानी कि न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे न्यूक्लियस से, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो यानी कि न्यूक्लियस से आप दूर होते जाइए तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 1s ऑर्बिटल की बात करता हूँ, इसी तरीके से हमारे पास 2s ऑर्बिटल के लिए भी कर्व बनाई गई है। यहाँ पर भी r stands for distance from the nucleus and this is wave function। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लाइक दिस, इस तरीके से जो कर्व है वो आपकी ट्रेस हो रही है लाइक दिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया जा रहा है, यानी कि साई यहाँ पर 0 है। अब इसका भी जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन करेंगे, यानी कि साई स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट प्लॉटिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपको कर्व कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये कर्व आपको याद करनी है एज इट इज़ ही, ताकि अगर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ जाए या पहचान करने के लिए आ जाए, आप पहचान कर सको। ये हमने किसके लिए ड्रॉ की है? दिस इज फॉर 2s ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है? यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंटिंग नोड। ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला भी पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी। व्हाट इज नोड? नोड वो जगह होती है, वो स्पेस होती है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो यानी कि इन पॉइंट पर, इस डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होती है ऑलमोस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? नोड बोला जाता है। नोड ये वो जगह, ये वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है। अच्छा, अब तो ये तो एक नोड हो गया या नोडल सरफेस की भी बात हो सकती है। मतलब अगर
हम लोग नोड को ही नोडल सरफेस का नाम भी दे सकते हैं। अभी नोड्स के बारे में कहानी आएगी अभी तो, क्योंकि प्रॉपरली फॉर्मूला भी है। तो बस आप याद रखिए कि नोड या नोडल सरफेस क्या होता है, ये वो सरफेस है या फिर वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। अब चलिए, अब एस ऑर्बिटल की हम लोग शेप की बात करेंगे। कर्व्स की तो बात हो गई हमारी, अब शेप की बात करते हैं। जो एस ऑर्बिटल्स की शेप है वो हमें स्फेरिकल मिलती है। एस ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो हमें क्या मिलेगी, स्फेरिकल मिलेगी। और अगर शेप स्फेरिकल है तो मतलब यूनिफॉर्मली आपको चारों तरफ उसका रीजन फैला हुआ मिलता है, तो मतलब कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, नो फिक्स डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि जब मैं स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, सपोज करिए 2D में मैं ये स्फीयर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये मैंने इसके अराउंड ये स्फीयर ड्रॉ किया। तो ये स्फीयर जो है उसको चारों तरफ से यूनिफॉर्मली क्या कर रखा है, इसने सराउंड किया हुआ है। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि आप लोग ये बोल सकते हो कि ये कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा, कोई खास डायरेक्शन में ये नहीं होगा, यूनिफॉर्मली ये चारों तरफ फैला हुआ है। दिस इज ये पूरे का पूरा रीजन, ये न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक ये मैंने जो रीजन है ये पूरा कंप्लीट, इट इज रिप्रेजेंटिंग 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहीं पे मैं टॉपिक बनाता हूँ रेडियल नोड्स का, क्योंकि ज़रूरी है, फिर यहाँ से ही कहानी क्लियर होगी। रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स, किसी भी ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स कितनी होती हैं उसका फॉर्मूला होता है n-l-1। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब कि शेल नंबर कह लो, कौन से शेल में है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर भी आप लिख सकते हैं, जिसमें 1 2 3 सो ऑन शेल नंबर पे डिपेंड करता है। और L क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर s ऑर्बिटल की बात करोगे तो L की वैल्यू क्या होती है, 0। p ऑर्बिटल की बात करोगे तो L की वैल्यू 1 होगी। d ऑर्बिटल की बात करेंगे तो L की वैल्यू 2 होती है, और f ऑर्बिटल की बात करेंगे तो L की वैल्यू 3। तो L तो फिक्स होता है, n जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो n-l-1 फॉर्मूला है नंबर ऑफ रेडियल या स्फेरिकल नोड्स निकालने का। अब सपोज करो मैं 1s की बात करता हूँ, 1s, तो 1s में रेडियल नोड्स निकालना चाहते हैं अपन, क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो फॉर्मूला लिख दो पहले तो n-l-1। n क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल मेन शेल नंबर, तो वो 1 है तो 1 लिख देंगे। s की बात हो रही है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और 1 माइनस का यहाँ पर एक फॉर्मूले का पार्ट है, तो यू आर गेटिंग 0। तो इसका मतलब है 1s में कोई भी नोड नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो इसीलिए ये पूरे का पूरा यहाँ पे ऑक्युपाइड है, न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं, कोई आपको जगह खाली नहीं मिल रही, क्योंकि इस पूरे रीजन में अगर ये 1s की बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले। क्लियर है? जैसे एक मोबाइल टावर होता है, सपोज करो ये मोबाइल टावर है और इसकी एक सिग्नल होती है, एक रेंज होती है, ठीक है। अगर सपोज करो इसकी रेंज इतनी कवर हो रही है मान लो, और बीच में आपका यहाँ पे है, ये वो एरिया है जहाँ पे इस टावर की रेंज नहीं आ सकती, क्योंकि जो वेव्स हैं वो इस एरिया को कवर नहीं कर सकती, डायरेक्शन नहीं बन सकती। तो इस पोर्शन को क्या बोल देते हैं हम लोग, इसके अकॉर्डिंगली नोड बोल देते हैं कि ये वो एरिया आ गया जहाँ पर मोबाइल की जो वेव्स है या जो मोबाइल की जो टावर की जो रेंज है वो यहाँ पे इस एरिया में कैच आपका मोबाइल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस रेंज से बाहर हो जाओगे इसके एरिया से, तो फिर यहाँ पर आपको उस टावर की रेंज फ्रीक्वेंसी कैच हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि 1s में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना मिले, हर जगह पर मिल सकता है। लेकिन 2s में ऐसा नहीं है,
हमने जब प्लॉटिंग किया था 2s का, अगर आपको याद हो, मैं आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। हमने ऐसे बनाया था, लाइक दिस इज फॉर 2s। ये 2s के लिए बनाया था हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और इस रीजन पे नोड बोला था इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नहीं मिलता? जहाँ पे नोड्स होती हैं। तो अब देखो 2s के लिए नोड्स कैसे निकालेंगे? 2s के लिए सेम फॉर्मूला, रेडियल नोड्स निकाल रहे हैं जिसका दूसरा नाम स्फेरिकल नोड्स होता है। फॉर्मूला लिख दो पहले तो, n माइनस एल माइनस 1। अब n की वैल्यू कितनी है? 2 है, क्योंकि अपन मेन शेल अब सेकंड की बात कर रहे हैं। s के लिए l की वैल्यू 0 ही होती है, 1 का 1, तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया। तो यानी कि 2s ऑर्बिटल के पास एक नोड है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। और वो कैसे है? आपका ये न्यूक्लियस हो गया और फिर ये स्पेस हो गया, और फिर ये हो गया आपका, सपोज कर लो 2s ऑर्बिटल। लो ऐसे बना दिया, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो आप क्या देखो, ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो स्पेस बच गया, ये वाला खाली स्पेस जहाँ पे मैंने डॉट बनाए हैं, ये खाली स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोड मतलब कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। और कितनी खाली स्पेस है? पूरी एक खाली स्पेस है। तो दैट इज वाई रेडियल नोड्स कितनी आई हैं? 1 आई है। इसी तरीके से अगर मुझे 3s के लिए बात करनी होती, 3s के लिए, तो n की जगह 3 आता, l 0 है, 1 का 1, तो 2 स्फेरिकल या रेडियल नोड्स आ जाती। और फिर मुझे क्या करना है? एक और यहाँ पे ड्रॉ कर देना है सरफेस, लाइक दिस, ऐसे लगा लो, इसको शेड कर देंगे, सपोज कर लो ये अपन ने शेड कर दिया। और ये वाली जो जगह है, ये जो जगह है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल सकता। तो एक जगह ये हो गई, एक जगह ये हो गई। तो 3s ऑर्बिटल के लिए कितनी नोड्स आ गई? 2 नोड्स आ गई। क्लियर है? आप ये भी कह सकते हो कि 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3s को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1s में तो नोड कोई है ही नहीं है, 2s में एक नोड है और 3s में 2 नोड्स हैं। तो इसका मतलब है जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज होते जाएंगे s ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें। ओके, क्लियर हो गया? तो रेडियल नोड्स निकलेंगी। एक और नोड्स होती हैं जिसका नाम होता है एंगुलर नोड्स। इधर लिख लेते हैं इसको इरेज करके। एंगुलर नोड्स भी एक और नोड्स होती हैं जो प्लेन नोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, एंगुलर नोड्स। और आपको जान के खुशी होगी कि s ऑर्बिटल्स के लिए, इनके लिए वैल्यू 0 होती है, क्योंकि जो एंगुलर नोड्स होता है, एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। जो एंगुलर नोड्स की गिनती है वो डिपेंड करती है सिर्फ l पर, यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर पर। और s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 है। तो मतलब s ऑर्बिटल में कभी भी आपको कोई एंगुलर नोड नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ रेडियल या स्फेरिकल नोड ही मिलने वाली है। तो इसका मतलब है अगर मुझे रेडियल या स्फेरिकल नोड निकालनी है तो n माइनस एल माइनस 1 फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर मुझे एंगुलर नोड्स निकालनी है तो मैं अकेला l चेक करना है। अगर मान लो p ऑर्बिटल की बात हो गई तो कितने एंगुलर नोड्स आएंगे? 1 आएंगे। d ऑर्बिटल की बात हो गई तो 2 आ जाएंगे, और f ऑर्बिटल की बात हो गई तो 3 आ जाएंगे। ओके, तो हमने s ऑर्बिटल के लिए तो खत्म कर ली कहानी। उसके बाद s ऑर्बिटल की एक और कहानी है कि जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा, जैसे 1s 2s 3s, तो इनकी एनर्जी और जो साइज है वो दोनों इंक्रीज होंगी। एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी और जो साइज है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि 3s का साइज 2s से बड़ा है और एनर्जी भी बड़ी होगी, और 2s का
एनर्जी और साइज 1s से बड़ा होगा। और आपको ये पता होता है कि अगर एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही कम होती है। तो इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन 1s वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल है, 2s वाला कम है, 3s वाला और कम है, क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे इंटरेक्शन कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की और स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। तो एनर्जी बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी कम होती है। और साइज तो पर क्लियर ही है, अगर डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस से तो ऑटोमेटिकली है डिस्टेंस विल बी लार्ज। ओके, और कोई पॉइंट है तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कहानी ख़त्म है। हाँ, बस इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर L की वैल्यू 0 है, s ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू 0 है, तो जो ML है यानी कि हमारे पास तीसरा क्वांटम नंबर जिसका नाम था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आई थिंक एक बार चेक कर लूँ मैं, हाँ जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था -L से लेकर +L तक। तो यहाँ पे क्या है -0 से लेकर +0 तक। इन शॉर्ट एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज़ 0। तो दैट इज़ वाई कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं बनेगी, एक ही डायरेक्शन बनेगी और वो क्या है यूनिफॉर्मली चारों तरफ, और जो एक स्फेरिकल शेप होगी। तो स्फेरिकल शेप होगी जो हमने पहले भी कवर कर लिया था, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैला हुआ है। ओके, तो अब चलिए करते हैं अगली बात p ऑर्बिटल्स की। अब p ऑर्बिटल्स की शेप की बात हम लोग करेंगे। ओके, तो p के लिए, p ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू होती है 2 और ml की वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक, यानी कि p के लिए तो l की वैल्यू 1 होती है, -1 से लेकर +1 तक। ये क्या क्या वैल्यूज आ गई, -1 0 1। तो यानी कि p ऑर्बिटल्स 3 डायरेक्शन में अपने आप को अलाइनमेंट कर सकता है, इसीलिए इसके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ml की 3 वैल्यूज पॉसिबल है और इनकी जो शेप बनती है वो बनती है डम्बल शेप बनती है। मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लूँ, डम्बल, ठीक है, डम्बल शेप बनती है। बनती कैसे है और ये कैसे अपने करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास x एक्सिस है, y डैश, ठीक है, और z एक्सिस क्या होगी, आउटवर्ड और एक इनवर्ड होगी। उसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, लाइक दैट, इस तरीके से। इसको आप z मान के चलो जो आउटवर्ड आ रही है, और इसको आप z डैश मान के चलो जो इसके पीछे की तरफ जा रही है। अब डम्बबेल मतलब लाइक दिस, तो ये है p ऑफ x। हमने बात की कि p के 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो वो कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, अलोंग x एक्सिस हो सकता है, अलोंग y या फिर अलोंग z, लाइक दिस। अगर मैं p y की बात करूं तो करना कुछ नहीं है आपने, सिंपली अब y के अलोंग इसको रिप्रेजेंट कर दो, ये z हो गया, ये z डैश हो गया, इस तरीके से। ये हो गया आपका पी वाई ऑर्बिटल अलोंग वाई एक्सिस। मतलब जैसे यहाँ पर होगा ओरिजिन पर न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, यू मान के चलो आप, ये वाला, ये ओरिजिन लगा लो जहाँ पर न्यूक्लियस है, और ये हो गया पॉजिटिव वाई, और ये लगा लो नेगेटिव वाई हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस के हाफ ऊपर और हाफ नीचे, ये वाला लोब अगर मैं बना रहा हूँ तो डम्बल शेप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको प्रॉपरली मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये एक ऐसे हो गया एक्स एक्सिस, ये सपोज करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, और ये ओरिजिन हो गया,
ये वाला सेंटर पॉइंट हो गया। तो इसका क्या शेप बन रहा है, डंबल हाफ ऊपर और हाफ नीचे, तो दो लोब्स बन रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली या ये वाली। और इसी तरीके से अगर जेड एक्सिस होगी तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका मतलब है दोनों लॉब्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी। तो मैं थर्ड वन बना देता हूँ यहाँ पर, और थर्ड वन को यहाँ पे बना देते हैं अपन, ताकि वहाँ पे अपन नोड्स की बात कर लेंगे। सपोज करो ये z एक्सिस के लिए मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया आपका सेंटर में। तो लाइक इस तरीके से ये है हमारे पास p ऑफ x, p ऑफ y एंड p ऑफ z। तो तीन डायरेक्शन हो गई। तो इसीलिए हमें मॉलिक्यूल्स की शेप पता लग जाती है अगर मुझे p ऑर्बिटल्स की जानकारी है तो। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेडियल नोड्स की। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन। तो हमें पता है p ऑर्बिटल्स के लिए n की वो वैल्यू है जो 2 से स्टार्ट होती है, तो यानी कि 2p से शुरू करेंगे। तो रेडियल नोड्स फॉर्मूला लिख दो पहले, तो n माइनस एल माइनस वन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 2। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 2 माइनस वन माइनस वन 0, 0, 2s 2p, 2 माइनस 2 0, 0 ही होता है, 0 ही होगा, सही है, सही है, सही है। तो इसका मतलब है अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ पर रेडियल नोड हमें कोई नहीं मिलने वाली, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। अगर मैं 2s 2p, अब 3p की बात करता हूँ, 3p रेडियल नोड्स, सेम फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। n की वैल्यू 3 है, अब मेन शेल, l की वैल्यू 1 ही है p के लिए, 1 फॉर्मूले में आ रहा है, तो 3 माइनस 2 1 आ गया। तो यानी कि अगर मैं 3p की बात करूंगा ऑर्बिटल की, तो कितनी नोड मिलेगी मुझे, एक रेडियल नोड मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 4p की बात कर लूँगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वन इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जैसे जैसे आप शेल नंबर इंक्रीज करते जाओगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स भी इंक्रीज होती जाएंगी। ओके, उसके बाद रेडियल नोड्स तो हो गया हमारा, n माइनस एल माइनस वन का फॉर्मूला लगाओ। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग प्लानर नोड्स की। प्लानर नोड क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लानर क्या नाम था, एंगुलर नोड्स की। जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एल की इक्वल होती है। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल में l की वैल्यू हमेशा 1 है, तो यानी कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हमेशा कितनी होगी, p ऑर्बिटल में 1 होंगी। s के लिए 0 थी और p ऑर्बिटल के लिए हमेशा 1 होगी वैल्यू। और वो क्या होती है, ये वो प्लेन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे कि सपोज करो आपका ये x एक्सिस की तरफ है, तो यानी कि यहाँ पर जो ये आपका YZ प्लेन है, ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी। यहाँ पर अलोंग y एक्सिस है, तो यानी कि जो आपका XZ प्लेन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर आप इसकी बात करेंगे तो जो XY प्लेन है वो यहाँ पर क्या है, आपका प्लेनर नोड है, यानी कि XY पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। और अगर आपको याद रखना हो तो बड़ा इजी है, अगर मैं P ऑफ x की बात कर रहा हूँ तो कहाँ पे 0 मिलेगा, YZ प्लेन पे। अगर मैं y की बात कर रहा हूँ तो XZ प्लेन पे, और अगर मैंने z की बात की तो XY प्लेन पे जो एंगुलर नोड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे
एंगुलर नोड की बात करनी है तो एक ही एंगुलर नोड होगा, और जिस एक्सिस के अलोंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डम्बल, उसका बस प्लेन उठा लो। जैसे एक्स एक्सिस होती है अपने पास, जैसे सपोज करो ये अपना बोर्ड देख लो, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाई है, ये एक्स है, एक्स वाई डैश और ये एक्स डैश। तो अब जेड एक्सिस क्या होगी, ये होगी। अब सपोज कर लो कि आपका जो पी वाला है एक्स वाला लगा लो, तो क्या होगा, डंबल यहाँ पे एक्स एक्सिस के लोग, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है ये जो आपका वाई जेड प्लेन है, ये वाला वाई जेड प्लेन, ये वाला अज्यूम करो, ये वाला वाई जेड प्लेन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका मिल नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर इस वाली एक्सिस के ऊपर है, तो यानी कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिल नहीं सकता। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर सपोज करो आपका वाई पे है, ऐसे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो फिर आपका कौन सा प्लेन आ गया, एक्स जेड प्लेन आ गया, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन अज्यूम करो, एक ऐसे, एक फ्लैट, एक ऐसे जा रही है यू, बाहर ऐसे अंदर, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर लगा लो आप कि वाई किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, एक्स जेड के ऊपर, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और ये बीच में सेंटर में है जहां पर नोड बनती है। ओके, पी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन प्रॉपर्टीज होती है एज इन, ओके, अगे वही चीज है, अगर एन इंक्रीज करते जाओगे 2 3 4 5 6, तो साइज भी इंक्रीज होता जाएगा और एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, जस्ट लाइक एस ऑर्बिटल्स। ठीक है कहानी, ये भी कहानी क्लियर है हमें तो। ओके ओके ओके, बस खत्म है, ये भी यार डन हो गया। रेडियल नोड्स की बात हो गई, 4p के पास 2 है, ठीक है सही है। लो अब आगे आते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स की शेप की बात करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो फिर ml की वैल्यू क्या होगी, -L से लेकर +L तक, यानी कि -2 से लेकर +2 तक, और ये क्या क्या आएगी, -2 -1 0 1 एंड 2। तो यानी कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं डी ऑर्बिटल के। अब मैं पांचों की पांचों को डायग्राम ड्रॉ कर दूं पहले, क्योंकि शेप जैसे अपना टॉपिक ही है तो पहले वो शेप जरूरी है। तो दिस इज फॉर एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश। जेड अपन ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि बुक में भी सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें जेड नहीं किया हुआ, अदरवाइज जेड कैसे होगा, जेड पॉजिटिव आउटवर्ड और जेड नेगेटिव इनवर्ड। तो इसके लिए है ये वाला, ये डबल है और इसका नाम है डी एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला ऑर्बिटल एक्स जेड। तो अब क्लियर है कि वाई एक्सिस क्या होगी, आउटवर्ड और इनवर्ड। तो दिस इज फॉर एक्स जेड, तो ये एक्स जेड की शेप हो गई। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन, अब देखो एक्स वाई आ गया, एक्स जेड आ गया, तो वाई जेड कर देंगे। दिस इज डी और वाई जेड, ठीक है। उसके बाद है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया, अभी तो देखो ये प्लेन के बीच में है, यहाँ पे प्रॉपर्टी इसके ऊपर होगा लाइक दिस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
ये 4 शेप हो गई। उसके बाद एक फिफ्थ वन है, वो इन सबसे अलग है। ये सेंटर में एक रिंग है। रिंग क्या है कि जैसे अपनी वो होती है, ट्यूब होती है जिसमें स्विमिंग के लिए वो देते हैं ना ट्यूब, ताकि हम लोग ड्रोन यानी कि डूबे ना, तो वो एक रिंग लगा लो और उसके ऊपर फिर ये आपका स्ट्रक्चर है लाइक ऐसे, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी जो शेप है इसके लिए नाम है हमारे पास क्लोवर लीफ सरफेस शेप। क्लोवर लीफ शेप, क्लोवर जैसे एक पौधा है, उसके जो पत्ते होते हैं वो इस शेप में होते हैं। आप गूगल पे सर्च जरूर करिए इमेजेस में, आपको क्लियर पता लग जाएगा। क्लोवर लीफ शेप इन 4 की। और ये जो फिफ्थ वन है दिस इज डाउनट, डाउनट शेप। तो इनकी शेप सबसे अलग है। और इसकी मैंने एक्सप्लेन लिखी, ये जेड एक्स जेड एक्स, ठीक है, क्लियर। ये 5 शेप हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स और 5 शेप 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपको याद रखनी है, ये शेप ऐसे ही बनानी है आपने, आपकी बुक में भी बनी होगी, तो आपको बस याद रखना है। अब सिंपल है ये भी, अगर एक्स वाई की बात हो तो एक्स वाई के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे ड्रॉ कर दो, जो एक्स जेड होगा वो एक्स जेड के बीच में ड्रॉ कर दो, वाई जेड में वाई जेड के बीच में कर दो। जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कर दो। और जब आपका डाउटनट शेप आ जाए तो फिर आप एक रिंग बना के और फिर यहाँ पे इस तरीके से डंबल बना दो बीच में, तो ये चीज़ आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डी ऑर्बिटल। अब नोड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो लो, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे नोड्स का टॉपिक कवर कराना है। शेप तो बेसिकली लर्निंग पर्पज़ है, वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रेडियल नोड्स की बात करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है ही है, तो मुझे पता है 1D नहीं होता, 2D नहीं होता, 3D से स्टार्ट होती है कहानी। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 3D। तो 3D के लिए रेडियल नोड्स कितनी निकलेंगी? रेडियल नोड्स 3D के लिए आएंगी n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, तो यानी कि 0, यानी कि 3D ऑर्बिटल्स के लिए कोई भी रेडियल नोड नहीं है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन अगर मैं 4D की बात करूँगा तो रेडियल नोड्स के लिए n माइनस एल माइनस 1, वट इज n 4, l की वैल्यू 2, तो 4 में से 3 गया 1। तो अब वही है कि 5D के लिए 2 हो जाएगी, तो जैसे से n बढ़ता जाएगा रेडियल नोड्स भी इंक्रीज होती जाएंगी। उसके बाद है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स के लिए क्या होता है? एंगुलर नोड्स के लिए L की वैल्यू देखनी होती है और D ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू 2 होती है। तो यानी कि D ऑर्बिटल्स में आपको 2 नोड्स मिलेंगी, लेकिन जो आपका लास्ट शेप था आई थिंक उसको जेड स्क्वायर बोलते हैं, इन्होंने दिया होगा, हाँ वहाँ भी शायद लिखना रह गया, वो जेड स्क्वायर वाली शेप है। तो वहाँ पर कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता, नो एंगुलर नोड। हालांकि होना तो 2 चाहिए था लेकिन नहीं होता, क्योंकि जो उसका शेप है उसमें वो कोई भी प्लेन कवर नहीं करता। मैं यहाँ पर आपको प्लैनर नोड्स, एंगुलर नोड्स, ठीक है ये तो सही है। ठीक है सही है। और यहाँ पे लिख दिया उन्होंने 2 1 सो ऑन, सो ये भी कवर है, विच हैज़ नो नोडल प्लेन, ठीक है, तो क्लियर है। 2 नोडल प्लेन्स एंड नो, ठीक है, क्लियर है, सही है। अच्छा, अब यानी कि इसके बाद जो मेरे पास 4 ऑर्बिटल बच गए, चाहे dxy की बात कर लूँ, चाहे वाई जेड की बात कर लूँ, चाहे एक्स जेड की बात कर लूँ, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात कर लूँ, सभी के पास कितनी एंगुलर नोड्स होंगी? 2 एंगुलर नोड्स होंगी, 2 एंगुलर नोड्स होंगी। लेकिन जब मैं जेड स्क्वायर की बात करूँगा फिफ्थ वन की, तो उसके पास कोई एंगुलर नोड नहीं है, तो ये मेरे को दिमाग में रखना है। अच्छा, एंगुलर नोड बनी कैसे, मतलब कैसे आया? 2 प्लेन की बात जो कर रहे हैं वो कैसे हुई? एक समझाता हूँ मैं आपको डी एक्स वाई के थ्रू। जैसे कि ये अपना डी एक्स वाई ऑर्बिटल बनाएंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो
एक्स एक्सिस के लिए मैंने कैसे बनाया था, लाइक दिस, ऐसे और लाइक दिस। अब दो प्लेन देखो कौन कौन से हैं। अब एक्स वाई तो कवर हो गया, वाई जेड और एक्स जेड बच गया। तो एक्स वाई जब है तो इसका मतलब है एक्स जेड और वाई जेड ऐसे दो प्लेन्स हैं जहां पर आपको क्या मिलेंगी, एंगुलर नोड्स मिलेंगी। जैसे मैंने बोला कि ये जेड है, ये जेड ऐसे है, तो फिर क्या होगा, एक प्लेन तो आउट आएगा ऐसे, आउट, अब मान के चलो बाहर है, ऐसे जा रहा है वाई जेड, और एक प्लेन क्या होगा, नीचे की तरफ। ये तो हो गया आपका वाई जेड और ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना। मतलब क्या चीज़ है आपके पास कि जो बाकी तीन प्लेन होते हैं टोटल, हाँ ऐसे समझोगे बहुत आसान से समझोगे। तीन प्लेन है अपने पास, कौन कौन से, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। अगर मान लो ये ऑर्बिटल है तो ये दो प्लेन्स आपके क्या होंगे, एंगुलर नोड होंगे। अगर ऑर्बिटल ये है तो ये और ये वाले आपके एंगुलर होंगे, और अगर ये वाला है तो फिर ये वाले हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो जेड वाले वहाँ पे दो प्लेन्स बन जाएंगे, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंगुलर नोड मिलेंगी दो। तो ये कहानी है आपके पास। ओके, तो वही केस है, अगर आप एन इंक्रीज करेंगे तो साइज भी बढ़ता जाएगा और एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो प्लेनर नोड, जैसे मैंने बोल रहा था, मैं प्लेनर शब्द यूज कर रहा था, तो एंगुलर नोड्स का दूसरा नाम क्या है, प्लेनर नोड्स है। रेडियल नोड्स का दूसरा नाम स्फेरिकल नोड्स है। ओके, और टोटल नोड्स निकालनी है तो कैसे करेंगे अपन, टोटल नोड्स का फॉर्मूला भी लिखा था कि रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स को ऐड कर दो तो यू विल गेट n-1, यानी कि सिंपली टोटल नोड्स की जो वैल्यू है वो l पे डिपेंड ही नहीं करती, आपका ये भी कह सकते हैं। लो जो सही हो गया हमारा, ये कवर हो गया है हमारा जो शेप वाला टॉपिक है। और जो अपन ये बनाते हैं ना बाउंड्री सरफेस, जैसे बनाते हैं अपन एस के लिए यू बना दी, डम्बेल के लिए यू बना दी, क्लियर है, तो उसको काउंटर सरफेस भी बोलते हैं। आप अगर शब्द पढ़ोगे या सुनोगे, काउंटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। तो किसी भी ऑर्बिटल की आउटर बाउंड्री को अपन काउंटर बोलते हैं। तो ये चीज़ है जिससे अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 90% चांस है कि इलेक्ट्रॉन इसी रीजन में मिलेगा। हालांकि इससे बाहर भी मिल सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है प्रोबेबिलिटी। तो 90% के लिए जो सरफेस बनाते हैं, जो बाउंड्री बनाते हैं, उसे काउंटर बोलते हैं। ओके, कहानी ख़त्म हो गई हमारी। यस, ठीक है जी, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप का टॉपिक। इसको ज़रूर ड्रॉ करिएगा और नोट्स वाली जो कहानी है उसको फॉर्मूला से याद करिएगा तो इजी रहेगी। ज़्यादा डीपली जाओगे तो शायद कन्फ्यूज़न बल्कि क्रिएट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।